हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट अपना वीडियो की तरफ और वो सारे भी क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी हमने इसके पहले जो भी है 1 2 3 4 5 हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को आगे हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के आयोग के स्रोतों का परीक्षण करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है दोस्तों कि बिहार में स्थानीय निकायों के आयोग के साधनों का मूल्यांकन करें। देखिए, हमारा जो चैनल का खासियत ये है कि आपको क्वेश्चन जितने प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उतने प्रकार से आपको हम क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। आपको 1 2 नहीं, यहाँ पे 3 3 4 4 प्रकार से आपको क्वेश्चन को जो घुमाया जा सकता है। ठीक है, उस प्रकार से आपको हम क्वेश्चन घुमा के आपको यहीं पे आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी घुमा सकता है कि भारत में स्थानीय संस्थाओं की आयोग के साधनों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए, या फिर आपको ये भी दे सकता है भारतीय स्थानीय स्वशासन के विभिन्न आर्थिक साधनों का वर्णन करें। तो आप देख सकते हैं ये आपको 4 तरीका से क्वेश्चन, आपको एक ही क्वेश्चन को कितना प्रकार से पूछा जा सकता है, 4 प्रकार से। और ये चारों क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से इसे फटाक से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं, अब इसका आंसर फटाफट हम देख लेते हैं। एकदम बिल्कुल कहानी की तरह आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपर बैच है और ये आपका पेपर 8 है। ठीक है, इसका एक वीडियो आपको हम यूट्यूब पे पब्लिक कर दे रहे हैं। जिनको भी बैच लेना होगा मात्र आपको 249 रुपये लगेगा। ठीक है, आपको 249 में आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 प्लस आपको GS। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह सब इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके साथ ही PDF भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, जिनको भी लेना होगा वो व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे आपको आएगा, आप यहाँ से व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आपको इस जो है आपको क्लास में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय स्थानीय संस्थाओं की आयोग के प्रमुख साधन निम्नवत माने जाते हैं। पहला जो है कर, और दूसरा जो होगा वो हमारा शुल्क यानी फी। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा है, तो सरकारी अनुदान है। चौथा जो है हमारा क्या है, ऋण है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का ये प्रमुख 4 कर है जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन आप कह सकते हैं कि चलता है। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कर, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टैक्स। ठीक है, भारतीय स्थानीय संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन कर है। कर वह धनराशि है जो स्थानीय संस्थाएं नागरिकों से नियमित तथा अनिवार्य सेवाओं के बदले प्राप्त करती है। यानी कहने का अर्थ है कि टैक्स किसे कहते हैं, तो टैक्स उसे आप कह सकते हैं जो स्थानीय जो लोग होते हैं यानी नागरिक होते हैं, वह नियमित या अनिवार्य सेवा जो दिया जाता है उसके बदले में जो टैक्स लिया जाता है उसी को आप कर कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो कर जो होते हैं यानी टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है। देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, जब एग्जाम में आप कॉपी लिखिएगा तो ऐसे टॉपिक्स वाइज टॉपिक दे के लिखिएगा, क्योंकि अगर आप टॉपिक्स वाइज टॉपिक कॉपी अगर लिखते हैं, ठीक है, आंसर, तो आपको जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है और ये टॉपिक्स वाइज टॉपिक दिया हुआ है। और आपको फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक्स आप दिए तो आप यहाँ पे एक लाइन, आपको इतना ही ना हुआ, उसके बाद एक लाइन छोड़ कर ही ना लिखिएगा प्रत्यक्ष कर, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर आपको अप्रत्यक्ष कर लिखिएगा। तो आपको यहाँ पे आपको देख रहे हैं कितना हो जाएगा, कितना 7 लाइन से 8 लाइन आपका आराम से आपका काम बन जाएगा, है कि नहीं, और देखने में भी सुंदर लगेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं आपको हम फटाफट हम बता दे रहे हैं। ऐसा आपको कहीं भी आपको क्लास आपको नहीं मिलेगा, एकदम जो बोला जाता है ना एकदम बेसिक तरीका से आपको समझाया जा रहा है। और ऐसा आप लिखिएगा तो ऐसा लगेगा कि एग्जामिनर कि हाँ ये बच्चा अपना मन से लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो काफ़ी बच्चे होते हैं कि गेस से लिखते हैं, तो गेस वाला सिस्टम हम गया। ठीक है, तो इसलिए आपको, अगर आपको इच्छा हो, अगर आप BA में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अवश्य ही हमारा जो टॉपर बैच है उसे आप परचेज कीजिए। ठीक है, चलते हैं प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको दे देते हैं। प्रत्यक्ष कर वह है जिसका भार सीधे उन लोगों पर पड़ता है
जिन पर वह लगाया जाता है। यानी प्रत्यक्ष कर उसे आप कह सकते हैं जिन पे सीधा वो कर लगाया जाता है, उसी को आप प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए कि आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो आपको वहाँ पे देखते होंगे, वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि आपको इतना कर, आपको मतलब ओरिजिनल प्राइस इतना, उसके बाद जीएसटी लिखा रहता है, तो जीएसटी का इतना चार्ज। तो यानी आपको डायरेक्ट जो है वो आपसे जो वस्तु से आपको डायरेक्ट जो वस्तु होते हैं उससे आपको डायरेक्ट कर ले लिया जाता है। अब विश्वास नहीं होगा तो आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ॉन से आप ऑर्डर किए होंगे, या फिर किसी मॉल में आप जाते हैं कपड़ा खरीदने, वहाँ पर देखते होंगे कि आपको ओरिजिनल प्राइस, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का कोई वस्तु खरीदते हैं, इसको बोर्ड को हम क्लीन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये का वस्तु खरीदते हैं और वहाँ पे नीचे जब बिल निकलता है तो जीएसटी आपको लेके वो 10 रुपया होता है। ओरिजिनल अगर प्राइस करें तो वो 8 रुपये का होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आपको 2 रुपया कर डायरेक्ट आपसे ले लिया गया, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर हिंदी में, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर हम देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर मूल रूप से ऐसे कर होते हैं जिन्हें किसी अन्य इकाई या व्यक्ति पर लगाया जाता है। ये आमतौर पर निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाए जाते हैं जो फिर उपभोक्ता पर लगाते हैं। अप्रत्यक्ष कर सबसे आम उदाहरण सिगरेट और शराब पर उत्पादन शुल्क है। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो एमआरपी लिखा रहता है, आरएस, यानी हम लोग के भाषा में बोले तो एमआरपी या मैक्सिमम रेट प्राइस होता है, या फिर हम बोले तो आरएस, ठीक है। तो आरएस लिखा रहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का दाम लिखा रहता है 60 रुपया, तो आप उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और 60 रुपया आप उसको दे देते हैं और वस्तु को आप ले लेते हैं। आपको वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना रहता है। क्यों नहीं देना रहता है? क्योंकि जो वस्तु जो खरीदता है दुकानदार, वो ऑलरेडी उस पर जीएसटी टैक्स लाद के ही उस पर 60 रुपया लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपसे एक्स्ट्रा दाम कोई भी नहीं लिया जाता है। तो आप लोग भली भांति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर समझ लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रत्यक्ष कर के थोड़ा सा और विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब वो देखेंगे आगे चल के कि आखिर ये प्रत्यक्ष कर कौन कौन से प्रमुख बातें होती हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और ये जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आपको, एक जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आपको पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, ठीक है। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष करों में से निम्नांकित प्रमुख बताए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? एक पहला जो है संपत्ति कर, शेष कर, यानी शेष कर किसे कहते हैं? तो शेष कर उसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए शेष करदाता के द्वारा अदा किए जाने वाले मूल टैक्स यानी कर होगा, ठीक है, पर लगाए गए एक अतिरिक्त कर होता है, जिसे हम शेष मुख्यतः राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए फंड एकत्रित करने हेतु लागू किया जाता है। जैसे शेष कर का आप एक सीधा सा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि जैसे अभी झारखंड में अभी मतलब चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे सिलेंडर का दाम कितना हो गया, 450 से लेके 500 अप्रॉक्स इतना ही आपका सिलेंडर का दाम है। यानी आप 450 रुपये लीजिए और एलपीजी जो गैस होता है आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं अपने बिहार में आइए तो आपको 900 से 1000 रुपया आपको देना रहता है, ठीक है। तो क्यों इसमें से 900 से 1000 रुपया, जबकि गैस दोनों ही है, तो इसमें 450 रुपया लिया जा रहा है और इसमें से 900 रुपया, इससे 1000 रुपया लिया जा रहा है। तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो राज्य होती है वो अपना, इसमें हमारे जो बिहार राज्य है उसमें वो टैक्स ले रही है, और ये जो है ये टैक्स झारखंड जो सरकार है वो टैक्स नहीं ले रही है, ठीक है। तो समझ गए शेष कर क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं पेशा कर, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति कर, ठीक है। ये जो सारे टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर टैक्स है, ठीक है। उसके बाद यात्री कर है, उसके बाद गाड़ी कर है, और श्रम कर है, और इत्यादि है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखिएगा ना तो एग्जामिनर काफ़ी ही खुश होगा, और वो जो आपका 20 नंबर का होता है ना वो आपको एकदम 100% है, वो आपको 19 नंबर अवश्य ही देगा। अगर आपका राइटिंग अगर खूबसूरत है तो आपका 20 में 20 नंबर दे देगा, ठीक है। तो लिखिए ऐसा कि देखने वाले कहें कि हाँ क्या बंदा लिखा है कॉपी, ठीक है। और आप कहते हैं कि जे सर नंबर बीए में नहीं आता है, बीए में लिखने का तरीका अगर पता हो ना तो सारे नंबर एकदम मिलेंगे। अभी बीए पार्ट 3 का रिजल्ट आया हुआ था,
2021-24 का, तो उसमें हिस्ट्री में काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने कुछ बच्चों ने 80+ नंबर लाए, कुछ बच्चों ने यहाँ मतलब 90 तक नंबर लाए, 85, 77 ऐसे ही कर करके 88, 89 मतलब लास्ट जो हमारे जो बैच के थे वो 90 नंबर लाए हुए थे। उनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। उनका नाम जो था, 2 आदमी लाए हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़की का जो नंबर था वो था 89, ठीक है, जिनका नाम था सोनी, और ये जो था इनका जो नाम था, जो 90 लाए हुए थे, उनका नाम था राहुल, ठीक है। तो काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि उन्होंने कॉपी को अच्छा तरीका से उन्होंने लिखा और अच्छा तरीका से उन्होंने नंबर भी लाया। लेकिन उनका एक दुख की बात कहें ये कि उनका उतना नंबर लाने के बावजूद भी उनका 60% ही नंबर आ पाया, ठीक है। कारण क्या था कि उन्होंने पहले ही गोलमाल BA पार्ट 1 में और BA पार्ट 2 में उन्होंने गोलमाल कर दिया था, ठीक है। ये राहुल कुमार जो थे उनका आया हुआ था 61%, और जो सोनी कुमारी थी उनका आया हुआ था 85%। क्यों? तो सोनी कुमारी जो था वो अच्छा तरीका से BA पार्ट 1 और BA पार्ट 2 में उनका अच्छा नंबर था, इसलिए उनका 85% आया। और ये जो थे भाई साहब राहुल कुमार, ये क्या किए हुए थे, उनका BA पार्ट 1 और BA पार्ट 2 में बस इतना जानिए कि उनका खींच खाच के किसी तरह सेकेंड डिवीज़न आ गया था। जो क्या बोलते हैं, ऑनर्स जो पेपर है उसमें सेकेंड डिवीज़न था, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने मेहनत किया, फिर भी फर्स्ट डिवीज़न लाए लोग दोनों आदमी, ठीक है। तो आपका भी हो सकता है कि आपका भी BA पार्ट 1 या BA पार्ट 2 में आपका नंबर कम आया हो, तो इसलिए आप BA पार्ट 3 में अच्छा तरीका से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करों का प्रमुख है, यानी कौन कौन से प्रमुख है उसके बारे में देख लेते हैं। चुंगी और मार्ग कर, इन करों का निर्धारण एवं वसूली में काफ़ी जटिलता है, अतः आधुनिक युग हेतु ये कर अनुपयुक्त है। यानी कहने का अर्थ है, ये चुंगी जो कर अभी लिया जा रहा है, ये इस समय के अनुसार ये कर नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी चाहिए तो आधुनिक तरीका से लीजिए, ठीक है। इस चुंगी कर और मार्ग कर देने और लेने में काफ़ी इसमें कालाबाजारी भी आप देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि इसका सही उदाहरण आप कह सकते हैं टोल टैक्स, है ना। टोल टैक्स में अगर बेचारा कोई ड्राइवर जाता है ट्रक लेकर या फिर बस लेकर, है ना, तो अगर वो अजनबी है यानी वो दूसरे राज्य से आया है तो 100 रुपया उसके लेना चाहिए। तो उनसे हो सकता है वो क्या करते हैं, रात का टाइम में वो उनसे कहते हैं नहीं 120 रुपया आपको दो, 20 रुपया एक्स्ट्रा उनसे ले लेते हैं। तो ये कह सकते हैं भ्रष्टाचारी का ये मुख्य ये हो सकता है। इसलिए इसे अनुपयुक्त यानी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर होना भी हो भी रहा है तो डिजिटली होना चाहिए कि डायरेक्ट वो पेमेंट करे और वो टोल टैक्स खुल जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शुल्क। स्थानीय संस्थाओं की आयों का दूसरा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत शुल्क है। उन सेवाओं से एक निश्चित रकम वसूली की जाती है। बिहार में स्थानीय संस्थाओं के द्वारा निम्नलिखित शुल्क वसूली की जाते हैं। पहला जो है स्थानीय व्यापारिक कार्यों पर शुल्क, दूसरा जो है सार्वजनिक गृह, विश्राम गृह तथा बुच्चड़ खाने पर शुल्क। यानी इन तरीकों से जो राज्य है वो अपना टैक्स वसूल करती है। बाजारों तथा प्रदर्शनी पर शुल्क, यानी कहने का अर्थ है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई अगर बाजार में दुकान लगा रहा है फुटपाथ पे, या फिर कह सकते हैं जो दुकान लगा रहा है फुटपाथ पे, तो वो टैक्स लेती है। क्या लेती है? 5 रुपये का रसीद कटेगा या फिर 10 रुपये का रसीद कटेगा, तो वो एक प्रकार से वो क्या होता है, वो टैक्स होता है। और वो जो टैक्स होता है वो कौन लेती है? तो वो बिहार सरकार लेती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो टैक्स है, दूध, दवा आदि की बिक्री पर शुल्क, यानी उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। जल नल आदि पर लगाने पर शुल्क, यानी जल आपके जो घर आता है तो आप उसमें देखते हैं नगर पंचायत आपसे टैक्स लेता है, या फिर आप नगर निगम में हो, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में तो ये सेवा निःशुल्क है, लेकिन आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते होंगे तो वो आपके घर अगर नल लगा हुआ होगा तो बाहर एक छोटा सा मीटर लगा रहता है, ठीक है। और उसी मीटर के आधार पे आपको बिल देना रहता है, तो उसी में वो टैक्स भी लगा रहता है, ठीक है। टैक्स कोई ज़्यादा नहीं लगा रहता है, जितना आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए 500 का वस्तु मतलब 500 का बिल आया तो उसमें से 200-300 रुपये टैक्स ही लग जाए, उतना नहीं लगता है, एकदम मिनिमम लगता है, ठीक है। उसके बाद कागज पत्र की प्रतिलिपि पर शुल्क, यानी आप कागज या पत्र यानी कागज जो पेपर आप लेते हैं उस पर भी टैक्स है, तो उस पर भी थोड़ा सा माइनर टैक्स है, मतलब ना कि बराबर, फिर भी उस पर टैक्स लिया जाता है। आपके लिए एकदम मतलब बुझेगा माइनर, लेकिन उसके लिए सरकार के पास जो जाता है तो वो एक अच्छा अमाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर समझ लिया है, उसके उदाहरण भी समझ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं अगला जो ये सबसे इम्पोर्टेंट कर है वो है सरकारी अनुदान। देखिए ऐसा टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा ना, नंबर आपका अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी ही बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सरकारी अनुदान। स्थानीय संस्थाओं की आय का बहुत बड़ा स्रोत सरकारी अनुदान है। उनकी आय के साधन अत्यल्प है, इसलिए अपने कार्यों के संपादनार्थ
उन्हें आर्थिक सहायता चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि के कारण उनका अपना बजट घाटे का रहता है, इसलिए सरकारी अनुदान का विशेष महत्व है। वस्तुतः सरकारी अनुदान निम्नलिखित नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब हम समझते हैं सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान आप लोगों को हो सकता है कुछ नहीं, जो व्यापारी लोग होते हैं उनको मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। कारण क्या है कि सरकारी अनुदान का फायदा आगे क्या है? अगर सबसे पहले आपको हम फायदा हम गिनवा देते हैं। जैसे अभी हमारे बिहार में स्टार्टअप जोन का मतलब बहुत अच्छा तरीका से उसका कार्य प्रगति पे है, या फिर आप कह सकते हैं लघु उद्योग का भी कार्य प्रगति पे है। सरकार उस पर अनुदान दे रही है। अनुदान का अर्थ हुआ कि कोई व्यापारी बिजनेस किया, सपोज डेट राम है, वो अपना शॉप खोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो शॉप खोला, उसके पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी नहीं है तो वो बेचारा शॉप कहाँ से खोलेगा? सपोज डैट कि वो क्या करेगा, दूसरे से कर्जा लेगा, तो कर्जा का सबसे पहले ब्याज देना होगा, तो वो ब्याज भरेगा या मूर्त सधाएगा, है ना। तो उसलिए उसको क्या सरकार के द्वारा क्या मिलेगा? आपको वहाँ पे लोन आपको दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। अब सरकार आपको लोन दिया तो वो बिजनेस हो सकता है वो चलाने में हो सकता है आपको 2 साल या 3 साल का टाइम भी लगे, क्योंकि न्यू बिजनेस कोई भी खुलने पर फटाक से नहीं आ जाता है लाइन पे, यानी खूब ज़्यादा नहीं चलने लगता है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल आपको नुकसान भी सहना पड़े, ठीक है। तो राम जो दुकान खोले हैं तो उनको हो सकता है नुकसान भी सहना पड़े। तो इस नुकसान को मतलब ये नुकसान को उनको राम जी को नहीं सहना पड़े, इसलिए सरकार उनको अनुदान दे रही है। यानी उस पहले उनका क्या फायदा है? उनको सबसे पहले ब्याज भी नहीं देने का झंझट है। उसके बाद सरकार के द्वारा अगर वो 2 लाख का अनुदान ले रहे हैं, 2 लाख का अनुदान ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको सरकार के द्वारा उसमें से हो सकता है 50,000 से लेके 1 लाख तक उनको अनुदान दे दिया जाए, और उनको मात्र 1 लाख रुपया ही कितना सधाना होगा? यानी 1 लाख रुपया ही सधाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार अनुदान देती है, और हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका मिल जाता है, और वो अपना व्यापार अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा तरीका से वो कर लेते हैं। तो ये है सरकारी अनुदान का एक महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। तो आप सरकारी योगदान समझ गए हैं। अब देखते हैं इसके जो नियम और सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सरकारी सहायता राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के संपादन हेतु मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा, लघु उद्योग, स्वास्थ्य इत्यादि, यानी इन क्षेत्रों पर मिलना आवश्यक है। और आपको हम बता दे रहे हैं, आपको शिक्षा पे भी लोन मिलता है जिसको आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहते हैं। लघु उद्योग आप लोगों ऑलरेडी पहले ही बता दिए हैं। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य पे भी आपको लोन मिलता है। स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ये नहीं समझिए कि हमारा अगर तबीयत खराब है तो हम उस पर जाके लोन ले लें, वो वाला स्वास्थ्य नहीं है। ये स्वास्थ्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप स्वास्थ्य के लिए आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आप सरकार के द्वारा आप लोन ले सकते हैं, और सरकार उस पर आपको ये जितने भी है, ठीक है, आपको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए? अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं, और दूसरी बात कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना जिला का नाम अवश्य ही बताइएगा, ठीक है। दूसरा है उसको देखते हैं, अनुदान वाला। स्थानीय संस्थाओं को उतना ही धन मिलना चाहिए जितना कि उसे आवश्यकता है। धनी स्थानीय संस्थाओं की तुलना में निर्धन स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार सरकारी अनुदान कुल व्ययों के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो दूसरा जो नियम है कि वैसे ही व्यापारी को मिलना चाहिए जो उस मतलब उस लायक है ना। ऐसा ना हो कि धनी व्यक्ति को जो व्यापार ऑलरेडी खोला हुआ है और वो क्या करे, उसको बिजनेस बना दे कि हम सरकार से लोन ले, और वो तो हमको सरकार 2 लाख रुपए का लोन दे रही है तो हमको कितना, मान लीजिए 1.5 लाख ना सधाना है, 50,000 रुपये का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और ना ही हमसे ब्याज लिया जा रहा है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो है ये नियम गरीबों पर होना चाहिए, यानी जो नए व्यापारी हैं उनके लिए होना चाहिए। और दूसरी जो बात है, ये अनुदान जो होना चाहिए आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको सरकार जो है, ठीक है, वो सरकार जो है वो आपको आधा से ज़्यादा अनुदान नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया लिए तो आधा आपको कितना हुआ, आपको 1 लाख रुपया आपको चुकता करना होगा, ठीक है। तो ये नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2 लाख रुपया आपको लोन मिला और आपको जो सरकार है वो 75% का अनुदान दे दे।
तो वो आपको कितना सदाना होगा, 50,000। ऐसा नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी घाटा होगा, है ना, उतना वो उसको छूट नहीं देना चाहिए। आधा आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अनुदान वाला है ये। यदि सरकारी अनुदान के बाद भी कम से कम कुशलता का स्तर ठीक नहीं रखा गया तो राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थानीय संस्थाओं को अनुदान देना बंद कर दे। यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए सपोज डैट कि आप एक स्टार्टअप बैठाना चाहते हैं, और बिहार में बहुत अच्छा स्टार्टअप का ये है, और आपको कुछ आता ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्या चीज़ का उदाहरण दें, जैसे सपोज डैट लड़कों के लिए जीन्स और लड़कियों के लिए आपको साड़ी उद्योग। तो जैसे मान लीजिए आपको जीन्स का फैक्ट्री बैठाना है, तो आपको लिए कितना मैक्सिमम उसको चाहिए पैसा, आपको 40 लाख रुपए, आपको कितना चाहिए, 40 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है, एक उद्योग बैठाने के लिए, यानी जींस फैक्ट्री बैठाने के लिए या फिर साड़ी फैक्ट्री बैठाने के लिए। तो आप लोग को लोन तो मान लीजिए 40 लाख रुपए आपको सरकार दे रही है, ठीक है भाई, लीजिए आप। लेकिन आपको क्या पता है कि आपको जो जीन्स बनाना है वो बनता कैसे है। मशीन आप जाके खरीद लाए, लेकिन आपको जीन्स कैसे बनता है आपको नहीं पता है। उसके बाद जो जीन्स का क्या क्वालिटी होता है उसके बारे में आपको नहीं पता है। उसके बाद जो उसका सेलिंग जो किया जाता है, यानी मार्केटिंग किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसका जो पैकिंग किया जाता है उसके बारे में भी नहीं पता है। कस्टमर को डील कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पता नहीं है। तो आपको क्या पता है, आपको तो सरकार 40 लाख रुपए दे दी, और आप ये भी खुश हैं कि हमको मात्र 20 लाख रुपए ही देना है। कितना देना है, 20 लाख रुपया। अब बताइए, अब बेचारा को कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो बेचारा को क्या, जींस हो या फिर साड़ी फैक्ट्री, वो क्या चलाएगा। तो वही कह रहा है कि ये लोन उसी को देना चाहिए जो उस कार्य, मतलब वो कार्य में कुशलता प्राप्त किए हों, यानी पहले वो कंपनी में रहे हों, यानी 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस लिए हों, और वो काम को अच्छी भली भांति तरीका से वो जानते हों, तभी उन्हीं व्यक्ति को हम लोन दें। नहीं तो पता चलेगा वो बेचारा 40 लाख का लोन लिया है और वो उसको 20 लाख रुपया भरने में भी उसका नानी याद आ रहा है। यानी क्यों नानी याद आ रहा है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो 20 लाख 40 लाख रुपया दिया, वो 20 लाख छोड़िए ना, वो 5 लाख रुपया भी वो नहीं निकाल पाएगा। तो इस प्रकार से वो घाटा में चल जाएगा और वो खत्म, बाजार टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वो उसी व्यक्ति को लोन दे सरकार जो वो कार्य को अच्छा तरीका से वो करना चाहता हो और वो कार्य में अच्छा तरीका से भीगा हो, ठीक है। और जो कार्य कुशलता ना हो उनको वो लोन ना दिया जाए, ठीक है। चौथा हम देखते हैं ऋण। अब ये थोड़ा सा ये है, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आपको खोखी से थोड़ा सा आपको ये हो, पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो, फिर भी एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब देखते हैं ऋण यानी लोन्स। विश्व के अन्य देशों की स्थानीय संस्थाओं की तरह भारतीय स्थानीय संस्थाओं को भी ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है। यानी अन्य देशों के भांति जो मतलब देश है, उन तरीकों से भी भारत जो है वो भी लोन ले सकता है, परंतु उनकी यह शक्ति अत्यंत ही सीमित है। भारतीय स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ही ऋण ले सकती है। स्थानीय सरकारी ऋण अधिनियम तथा अन्य अधिनियम के अनुसार भारतीय स्थानीय संस्थाएं निम्नांकित कार्य हेतु ऋण ले सकती है। यानी ये कार्य के लिए वो ऋण ले सकती है। पहला जो है रचनात्मक तथा निर्माण संबंधित कार्य हेतु, ठीक है। यानी कोई अगर निर्माण कार्य कराना है तो उसके लिए अगर मान लीजिए पैसा अगर राज्य के पास नहीं है तो वो लोन ले सकती है। उसके बाद क्या है, अकाल या अन्य संकट काल में पीड़ितों तथा गरीबों की सहायता के लिए। यानी अभी आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था, अब तो खत्म हो गया। क्या, तो वो आप भी जूझे थे और हम सारे लोग जूझे हुए थे। तो वो क्या था, कोविड-19, ठीक है। वह एक अच्छा सा उदाहरण है। कोविड-19 के द्वारा जो भारत का आर्थिक स्थिति था वो काफ़ी ही दयनीय नीचे चला गया था, ठीक है। तो उस स्थिति में वो आप ले सकते हैं लोन, भारत सरकार लोन ले सकती है। किससे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक से, ठीक है। उसके बाद भयंकर तथा संक्रमण रोगी के रोकथाम हेतु, तो आप कोविड-19 का इसका भी उदाहरण होगा, यहाँ पे आप उदाहरण में दे सकते हैं कोविड-19, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है प्रश्न समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फटाफट आप जाके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और क्लास अगर आपको लेना है तो आप फटाफट क्लास परचेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर है, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर आएगा। ये आपका लास्ट ईयर है, इसमें अपना जान एकदम पूरा अच्छा तरीका से एकदम मेहनत कीजिए, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में किया था उसी तरीका से इसमें भी कीजिए। क्योंकि अगर आपको इसमें अगर चूक जाते हैं तो आपका हो सकता है जो लड़की होंगे उनका 50,000 रुपया आराम से निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। तो उनके लिए अच्छा ये ऑफर है, वो 249 में बैच ले सकते हैं और अच्छा तरीका से अपना एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84।